अभी अब जैसे हम लोग सोशलिज्म कल पढ़ रहे थे, तो सोशलिज्म पढ़ रहे थे तो आप लोग को एक जो दृष्टि मिली है, एक विजन मिला है, तो जाकर के आपको ये देखना चाहिए कि सोशलिज्म के अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपसे थोड़ी बात करूं अगर, है ना, अभी हम लोग सोशलिज्म में हमने क्या समझा, हमने ये देखा कि इसमें गवर्नमेंट को मैक्सिमम होना है ना, ये सारे शब्द याद रखिएगा ना। अगर ये कहते हैं सरकार का अधिकतम होना या मैक्सिमम होना गवर्नमेंट का, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, ये सोशलिज्म हुआ, है ना। मतलब सरकार की भूमिका को बढ़ावा देना, ये समाजवाद कहता है ना। वहीं पे अगर ये बाजार को कहता है या फिर गवर्नमेंट को मिनिमम कहता है अगर कि मिनिमम होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूंजीवाद का समर्थक हुआ, ठीक है ना। मतलब सरकार कम से कम हो जाएगी, अपने सारे पीएसयूज वगैरह जितने भी हैं उसको बेच देगी, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सपांशन जो होगा किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का होगा। तब इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। जब मिनिमम हो जाएगी इसका मतलब मैक्सिमम कौन होगा, फिर बाजार, मार्केट होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा, है ना भाई। तो ये चीजें आपको देखना है, अच्छे तरीके से देखना है। अब ये बताइए आप, जैसे मैं आपसे कल एक एग्जांपल की तरह बात कर रहा था, अभी ये बताइए आप कि आपको जो मोबाइल सर्विस मिलती है ना, मोबाइल की सर्विस मिलती है ना, तो आपको ये जो सर्विस मिलती है, अभी से ज्यादा पीछे मत जाइए, 5 साल 7 साल पहले ही चले जाइए आप, तो काफी महंगा था ना, महंगा भी था, सर्विस उतनी अच्छी नहीं थी। अब तो क्या हुआ कि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि इतनी ज्यादा कंपनीज आ गई हैं, और वहां पे हुआ क्या है, वो लगातार आपसे क्या है, जो सस्ता होता चला जा रहा है, और साथ ही साथ आपकी सुविधाएं, फैसिलिटीज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। क्यों हुआ ये, क्यों हुआ, मार्केट को बढ़ावा देने से, कंपटीशन को बढ़ावा देने से, है ना भाई। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें, अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम मोबाइल सर्विस की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने आप को कम किया, और किसको बढ़ावा मिला, प्राइवेट सेक्टर को। इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा तो फायदा किसका हुआ, आपका, हमारा फायदा हुआ। इसका मतलब यहां पे गवर्नमेंट का मिनिमम होना अच्छा है कि मैक्सिमम होना अच्छा है, मिनिमम होना है। मेरी बात समझ आई ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, बाजार का फायदा दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ हमको बाजार का फायदा दिख रहा है, ठीक। अगर वहीं पे मान लीजिए क्या है कि आपको पोलियो वैक्सीन वगैरह की बात करें हम, या फिर किसी ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट की बात करें हम, या फिर गरीबों के विकास की, कल्याण की बात करें, वेलफेयर ऑफ द, है ना, जो ऐसे जो दबे कुचले लोग हैं उनकी बात करें हम, तो वहां पे जो बाजार है वो आएगा क्या, क्योंकि उसको वहां कोई प्रॉफिट होना नहीं है। तो वहां पे किसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, गवर्नमेंट। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो इसी चीज को समझिए जरा आप ना। मैं थोड़ा सा और, जैसे गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम, पॉलिसी वगैरह को एनालिसिस करना है आपको, तो ये जो विजन मिल रहा है उससे आप करिएगा। अब ये बताइए आप कि देश की अगर पॉवर्टी की बात करें हम, गरीबी की बात करें हम, तो अभी गरीबी तो बहुत ज्यादा है। जब 80 करोड़ लोग जो है देश के 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, तो गरीबी तो है ही है। इसके अलावा बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है ना। तो ये सारी चीजें अगर है तो जाहिर सी बात है कि अभी बताइए आप एजुकेशन, हेल्थ, ये सब जो सेक्टर है, यहां पे आप क्या कहना चाहेंगे कि यहां पे गवर्नमेंट को मैक्सिमम होना चाहिए कि बाजार को मैक्सिमम होना चाहिए? गवर्नमेंट को, समझिए इस चीज को, यहां पे सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, इस सेक्टर में आपका गवर्नमेंट भी और बाजार दोनों क्या हो सकते हैं, अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ रही है ना। इसका मतलब जहां जरूरी है, इसी तरीके से आप अगर ये कह लीजिए कि ट्राइबल एरिया है, या फिर पोल्यूशन जैसी चीजें हैं उसको ठीक करना है, तो ये सारी चीजों में गवर्नमेंट को मैक्सिमम होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये समझ होनी चाहिए कि वहां पे कहीं पे गवर्नमेंट की ज्यादा भूमिका होगी, कहीं पे बाजार की पूरी भूमिका होगी, कहीं पे दोनों का मिला जुला रूप होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपको ये सारी चीज देखनी है कि कहां पे गवर्नमेंट को ज्यादा होना है, कहां पे मार्केट को ज्यादा होना है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई अच्छे से। तो अब यहाँ पे जब भी आप कोई एनालिसिस करेंगे इस तरीके का, गवर्नमेंट की स्कीम का, गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम का, तो वहां पे सारी चीज देखिएगा आप। एक विजन मिल गया आपको, है ना। यूपीएससी आपसे क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले, है ना। तो ये समझ में आएगा आपको, तो इसका मतलब आप उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक ठीक। तो समाजवाद पे आप थोड़ा बहुत अब लिखने लायक हुए कि नहीं हुए, ये मत सोचिएगा कि गलत हो जाएगा। आप इस बात को अचीवमेंट मानिएगा कि मैंने आज शुरुआत कर दी है लिखने की, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊं कि मैं जब दिल्ली में था ना, तो मैंने पहला जब आंसर लिखा था,
तो मुझे पहला एक आंसर लिखने में मुझे 3 से 4 दिन लग गए थे। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे किसी ने ये नहीं कहा था कि यू हैव राइट टू मेक मिस्टेक, मुझे ये किसी ने नहीं कहा था कि आप गलती करने का आपके पास अधिकार है, और ना ही इसका कोई मतलब बताया था। तो हम लोग क्या था, डरते थे, अरे यार सबके सामने, वहां भी दिल्ली जैसी जगह में जा करके, है ना, हम लोग सोचते थे बहुत बड़ी जगह है, बहुत मतलब समझ ही रहे हैं कितना एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। तो वहां मुझे 3 ने, लेकिन ये है कि मैं अपना अचीवमेंट ही मानूंगा, इसके बावजूद मैंने 3 से 4 दिन लिया, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर लिखा और बहुत अच्छा लिखा था मैंने, है ना। जो सर थे ना, वो उन्होंने इस कॉपी को दिखाया था, देखिए ऐसे आंसर लिखना है, तो मुझे अच्छा लगा था, है ना। मतलब ये कहता हूँ कि वो मेरे लिए एक तरीके से क्या था कि मतलब एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, क्योंकि मेरे साथ नालायक लड़का जो ना पढ़ा, कभी पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं था, बिलो एवरेज ही रहा हमेशा, अब वहां पे वो चीज जो है ना, मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल गया। उसके बाद फिर मैंने कोशिश करनी शुरू की, मैं कर सकता हूँ, ये अच्छा लगा मुझे, है ना। तो यही चीजें हैं, आपको भी ऐसे टर्निंग पॉइंट्स अगर लाने हैं अगर, तो थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी, है ना। कभी ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। चलिए आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये सब चीजों में ना हम और अच्छे से पढ़ेंगे, जब आपके पास एक नॉलेज इंडेक्स हो जाएगा, एक समझ हो जाएगी ना, तो हम चीजों को और ज्यादा अपग्रेड करते चलेंगे, तब आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो आज एक हेडिंग डाल लीजिए, हम लोग उसी को ही आगे समझते चलते हैं। लिख लीजिए सेकुलरिज्म। जिसको कहते हैं पंथ निरपेक्षता, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा ना, जब आप इतने अच्छे समझ लेंगे ना, तब आप जब अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखेंगे ना, तो एक्चुअल में वो आपकी ओरिजिनलिटी को बताएगा, मतलब जिसको बोलते हैं हिंदी में मौलिकता, है ना, आपकी मौलिकता। और याद रखिएगा, यूपीएससी हमेशा मौलिक उत्तरों को, मौलिक जो आंसर, ओरिजिनल जो आंसर होते हैं ना, उसको पसंद करता है। वो तभी आ सकता है जब आपने उसको समझा है और उसको आप अप्लाई कर सक रहे हैं और उसको अपने ऊपर भी अप्लाई कर पा रहे हैं, तभी आप उस चीज को उस तरीके से लिख पाएंगे ओरिजिनलिटी के साथ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो जोर देना है आपको समझने पर देना है, ठीक है। चले आगे, है ना। देखिए सेकुलरिज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं। एक जो है हमारा वेस्टर्न कंट्रीज वाला है, पश्चिमी देशों वाला है, और एक दूसरा जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, मतलब भारतीय संदर्भ में देखते हैं, ठीक है ना। 2 तरीके से हम देखेंगे। देखिए, किसी भी चीज के बारे में अगर बात कर रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी थ्योरी है अगर, तो इसका मतलब ये है, या फिर समाज की मान्यता है, जम्शन है, कुछ भी है अगर, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे उसको एक प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण जो कारक होता है, फैक्टर होता है, वो क्या होता है, हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड, ठीक है, हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म की बात, फिर थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, वो भी हम देखेंगे, पहले जो समझाना चाह रहा हूं उसको अच्छे से समझ लीजिए, है ना। तो हम जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की, यानी धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता कह देते हैं इसको, पंथ निरपेक्षता ही एक्चुअल में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो चीज है वो ये है कि मैंने कहा क्या कि कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो ऐतिहासिक कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, जो क्या करते हैं, हर चीज पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं ना। तो प्रभाव छोड़ते हैं, वो क्या चीज है, वो देखिए जरा, अगर हम यूरोप की बात करते हैं, है ना, यूरोप की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा कि जो एनलाइटनमेंट वगैरह शुरू हुआ था, उसको कहते हैं कि वहां जो धर्म और पादरियों का प्रभाव इतना ज्यादा था यूरोप में, कि वहां पे क्या था, हर चीज जो है बिल्कुल क्या हो रहा था, इनजस्टिस हर जगह दिखाई पड़ रहा था। अब इस तरीके समझिए कि पादरी लोग पैसे लेकर के लोगों को स्वर्ग का टिकट देते थे। ये पॉसिबल है ना, वो कुछ भी कर लें, वो उनको पूरा एकदम हर तरीके का परमिशन था, लेकिन आम आदमियों के ऊपर इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन, हर चीज पे टैक्स और ये न जाने क्या क्या चीजें, है ना। और राज्य और जो धर्म था वो दोनों साथ साथ चल रहे थे, और पादरियों का प्रभाव राज्य पे बहुत ज्यादा था, सरकार पे बहुत ज्यादा रहा करता था, ठीक है ना। इसका मतलब एक तरीके से अंध युग था, पूरा एकदम अंधा युग था वो, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हुआ कि जब वहां पे एनलाइटनमेंट शुरू हुआ, वहां पे लोग जो है जागरूक होने लगे, साइंस जो है ज्यादा से ज्यादा वहां बढ़ने लगा, लोग सोचने लगे, रेशनल होने लगे। तो मैं बहुत जनरलाइज मैनर में आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। समझिए, समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग इनिशियल लेवल पे है ना, उतने डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं। तब यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि जितनी सारी दिक्कतें परेशानियां हैं,
ठीक है ना। जितनी सारी दिक्कतें परेशानियां हैं यूरोप में, इसके पीछे बड़ा कारण जो है वो क्या है, रिलीजन है, धर्म है। ठीक है, करप्शन हो, चाहे वहां पे वेश्यावृत्ति हो, कुछ भी हो जाए वहां पे, वहां के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन उन लोगों को समझ में आया वो क्या था, रिलीजन, है ना। इसीलिए क्या है कि रिलीजन के बारे में यूरोप में निगेटिविटी ज्यादा हो गई। मतलब ये हुआ कि अगर आप इंसानियत, ह्यूमैनिटी को, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि स्टेट और जो रिलीजन है इसको क्या होना पड़ेगा, अलग अलग होना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, यहां पे जब धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म की बात होने लगी, मॉडर्निटी की बात होने लगी, डेमोक्रेसी की बात होने लगी, तो यहां पे ये कहा गया कि जो सेकुलरिज्म है इसका मतलब ये है कि वहां पे राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, देयर शैल नॉट बी एनी रिलीजन ऑफ द स्टेट, है ना, साफ साफ मना किया गया। तो यहां पे क्या पता चल रहा है, रिलीजन के बारे में यहां पे क्या पता चल रहा है, निगेटिविटी ज्यादा है, नकारात्मक अवधारणा के रूप में लिया जा रहा है। साफ साफ कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब धर्म के बारे में निगेटिव हो गया ना। मेरी बात समझ में कि नहीं आ रही। वहीं पे क्या है, इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें यहां पे, तो यहां इंडिया में क्या कहा जाता है कि जो स्टेट है उसके सामने सारे धर्म समान होंगे, मतलब किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के समक्ष सभी धर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है। इसका मतलब इंडिया में रिलीजन के बारे में पॉजिटिव अप्रोच है ना, राज्य का कोई धर्म होगा नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि एवरी रिलीजन शैल बी इक्वल बिफोर स्टेट। बात समझ आ रही है ना। मतलब ये हुआ कि सभी धर्म राज्य के समक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब यहां धर्म के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन को क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्यों, इसलिए क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री है ऐसा नहीं रहा है जहां धर्म ने इतना नेगेटिव रोल अदा किया है सोसाइटी के लिए। सही बात है ना, हम लोग बहुत धार्मिक लोग हैं, पूरा इंडिया बहुत ज्यादा धार्मिक है ना। सही बात, पहले तो और ज्यादा धार्मिक होता था, है ना। लेकिन ये चीजें जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव अप्रोच है। यहाँ पे राज्य के समक्ष सभी धर्म क्या है, बिल्कुल बराबर है ना। जबकि यूरोप में क्या है, निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि उसके हिस्ट्री जो है ये कहती है कि जो एक्सपीरियंस रहा है वो क्या रहा है, बड़ा ही नेगेटिव रहा है। इसीलिए वहां पे ये कहा गया कि वहां पे राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सीधा सीधा मना कर दिया गया। ये बात क्लियर हो गई, अच्छे ढंग से क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई। हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, है ना, थोड़ी चीजें और समझते हैं। हम थोड़ी चीजें इस तरीके से समझते हैं कि अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता और हिंदी में ही इसका डिफरेंस है ना। इंग्लिश में दोनों को हम लोग सेकुलरिज्म ही लिखते हैं ना, लेकिन हिंदी में क्या है, इसका डिफरेंस है पंथ निरपेक्षता। मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ में आती है ना, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है। पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, दोनों को ही इंग्लिश में अगर कहा जाए तो क्या होता है, सेकुलरिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पे अगर बात किया जाए तो इसका मतलब डिफरेंस है। यहां देखिए धर्म निरपेक्षता, धर्म का मतलब क्या है, धारण करने योग्य, धारण करना या करने योग्य जो भी कह ले आप, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, ड्यूटी आपकी, आपके कर्तव्य जो आपको करना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब क्या है, जो आपको करना चाहिए, मतलब जो समाज से एक्सेप्टेड है, जो आपको कर्तव्य बताए जा रहे हैं, ड्यूटी जो बताई जा रही है, वो क्या है, धर्म है। ठीक है ना। अगर हम ये कहते हैं धर्म निरपेक्षता, इसका मतलब जो करना चाहिए उससे आपको अलग हटने की बात की जा रही है, बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा ना। मतलब जो करना चाहिए, जो आपकी ड्यूटी है, आप वो ना करें, तब इसका मतलब धर्म निरपेक्षता हो गया, आप उससे विमुख हो रहे हैं एक तरीके से, है ना। इसका मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए ये नहीं कहना चाहिए, हमको पंथ निरपेक्षता कहना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको, धर्म निरपेक्षता हम कह भले देते हैं लेकिन कहना नहीं चाहिए। जिसका लिटरल मीनिंग है वो ये है, धर्म का मतलब धारण करने योग्य, और धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। धारण किसको किया जाएगा, जो योग्य होगा, जो करने लायक होगा, जो आपकी क्या होगी, आपकी ड्यूटी होगी, है ना।
मेरी बात समझ में आ गई ना? तो इसीलिए क्या है कि इस तरीके ये सब चीजें बस आपको जानने भर के लिए मैंने बताया है, और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कभी इंटरव्यू वगैरह बोर्ड कुछ इस तरह की बात पूछ ले, है ना, तो आप वहां पे अपने जवाब दे सकते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कुछ कहना है इसमें? ये धारण करने योग्य मतलब, अच्छा आप ड्यूटी समझिएगा ना इसको, जो करने लायक है, जिसको करना चाहिए, उसको कहा जाता है ये धारण करने योग्य या धर्म कहा जाता है। बहुत मतलब कॉन्सेप्ट इसका बहुत ब्रॉडर है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ धर्म, चूंकि भारत क्या है, एक धर्म परायण देश है ना, यहाँ पे लोग जो हैं धर्म से ही, क्योंकि आप देखिए इस चीज को, अभी जब आप गांधी जी वगैरह जो मैं आपको एथिक्स में पढ़ाऊंगा ना, तो आप समझिएगा इस चीज को, जिस एथिक्स की बात आप करते हैं ना, वो एथिक्स जो है उसको अगर गांधी जी के नजरिए से देखा जाए तो ये एथिक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, धर्म के प्रकाश में होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही सब चीजें जब हम आगे पढ़ेंगे समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। बस ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो चीज समझ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझिए। हाँ, पंथ का मतलब जैसे एक किसी विचार को मानने वाले, एक कोई आस्था वाले लोगों का, है ना, समूह, इस टाइप की चीजें, एक इस तरह का मतलब निकलता है ना। तो यहाँ पे पंथ है, ये क्या है, थोड़ा सा इन कंपेरिजन टू इसके क्या है, ये थोड़ा सा संकुचित है, थोड़ा सा नैरो है ये, ठीक है। बात क्लियर हो रही ना? तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप अच्छे तरीके से? ठीक। अब चलिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सेकुलरिज्म की बात अगर करें हम, आपके संविधान में कहां कहां पे ये सारी चीजें भी आप समझेंगे, है ना। लेकिन सेकुलरिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकुलरिज्म आपको अपने देश में कितना हद तक दिखाई पड़ता है, अब आपको देखना है, ये चीजें आपको देखनी है। देखनी है मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि जिस तरीके का भी राजनीति और धर्म एक साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जिसपे सवाल बनते हैं, तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि भारत में जो सेकुलरिज्म की बात की जा रही है, एक्चुअल में वो सेकुलरिज्म को वेस्टर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अपना लेना चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से? सोचना है, मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा हूं, अभी आप उस लायक नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी आपने शुरुआत की है, तो आप ये समझिए कि अभी आप उस लायक नहीं हुए हैं कि आप इस तरीके के सवालों के जवाब सटीक तरीके से दे सकें। लेकिन ये सवाल आपके दिमाग में अगर पहुंच गया है, तो अभी अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में क्या हुआ, धर्मनिरपेक्षता के बारे में कोई आर्टिकल आया हुआ है, कोई एडिटोरियल आया हुआ है, या कोई ऐसी घटना आई हुई है जिसमें क्या है, जिसमें ये चीज आती है कि यार ये एक्चुअल में ये धर्मनिरपेक्षता तो नहीं है, पंथ निरपेक्षता तो है नहीं, यहाँ पे ये चीज दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे नफरत फैलाई जा रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप तुरंत समझ लेंगे उस चीज को। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही अच्छे ढंग से, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आप जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, और ये ध्यान रखना है कि सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। बेसिक स्ट्रक्चर अभी क्या होता है मैं आपको नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब समझाऊंगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब इतना सा सिर्फ समझिएगा, संविधान की मूल आत्मा, मूल भावना, ठीक है, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये इस बात की गारंटी देता है कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, है ना। जैसे आप आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, है ना, 14 पढ़ेंगे तो यहाँ पे समानता, इक्वालिटी की बात की गई है। इसके अलावा आप देखेंगे आर्टिकल 25 से 28 देखेंगे तो वहां भी यही सारी, ये सेकुलरिज्म को ही बताया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें आपको समझना है ना, बहुत अच्छे ढंग से समझना है। तो ये सब चीजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब अभी जो समझना है आपको इतना समझिए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान की मूल आत्मा है, सोल है एक तरीके से, है ना, मूल भावना है। बात समझ रही है ना। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में इसको आप वायलेट नहीं कर सकते, यानी गवर्नमेंट जो है इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकती या इसका वायलेशन नहीं कर सकती है ना। अगर इसका वायलेशन होता है किसका, सेकुलरिज्म का, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, वो जो कोई कानून है, कोई एक्ट है, कोई भी एक्टिविटी है गवर्नमेंट की या किसी भी अथॉरिटी की, तो वहां पे क्या कर सकता है, उसको नल या वॉइड यहाँ पे वो डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब
बेसिक स्ट्रक्चर होने का मतलब ही क्या हुआ कि हमारे जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने इसको क्या डिक्लेयर किया है कि संविधान की मूल आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके साथ आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, कोई छेड़छाड़ टेम्पर नहीं कर सकते आप इसको इसी तरीके से मूल भावना को बने रहने देना है। ठीक है, बात समझ आ गई ना। तो ये सब चीजें हैं। किसी भी चीज को अगर सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर घोषित करता है, इसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती, फिर वो अपने मूल स्वरूप में जो है, ओरिजिनल जो फॉर्म है, उसी में ही उसको रहना चाहिए। उसके साथ दाएं बाएं करके आप खिलवाड़ करेंगे तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगी, अवैध या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल, वॉइड कुछ भी घोषित कर सकती है। ठीक ठीक, समझ आई बात। चलिए आगे चले। तो अब आपको क्या करना है, आप जो कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझते हुए आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने के दौरान एनालिसिस करना है। और ये ध्यान रखिएगा, है ना, जब आप एनालिसिस करते हैं तो अपने आप को किस फॉर्म में आपको एज्यूम करना है, एक इंसान के रूप में, और आपके सामने वाला या कोई भी कम्युनिटी का कोई भी इंसान हो, उसको क्या एज्यूम करना है आपको, साध्य। बात क्लियर हो रही है ना। ये सब चीजें बेसिक चीजें बातें हो रही हैं ना, जहां पे आज से ही आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस अंदाज में आपको सोचना है। ठीक है, जब आप इस तरीके से सोचेंगे और आप एक अच्छे इंसान बन करके सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव किस आधार पे किया जाता है, उसके लिए एक जो चीज है आपके अंदर, जब आप जजमेंटल हो जाए अगर, तभी आप किसी साथ भेदभाव करते हैं ना। जजमेंटल होने का मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल बुरा है, ये बिल्कुल अच्छा है। समाज में बहुत सारी बातें चलती है ना, और किसी जाति के लिए चलती है, धर्म के लिए चलती है, इसके अलावा लिंग के आधार पे भी होता है ना, सेक्स के आधार पे भी होता है, ये लड़की है ये लड़का है, इस बेस पे भी करते हैं ना, कि लड़कियां सब ऐसे ही होती हैं, लड़के लोग बोलते हैं, लड़की बोलती हैं लड़के सब ऐसे ही होते हैं। इसका मतलब ये जजमेंटल होना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप हमेशा फिर क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से है, बहुत कॉमन सा सवाल है, आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बेस पे। ठीक है, और ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप अपने बारे में कोई अगर सोचना शुरू करें कि मैं क्या हूं, एक्चुअल में मेरी सोच क्या है, मेरा अप्रोच क्या है, मैं कितना अच्छा इंसान हूं या नहीं हूं, ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसी से तय होगा कि आप आईएएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने सवाल पूछा है आपसे ये कि आपके सामने पांच लोग मान लीजिए हैं, है ना, और सबका अपना अपना गेटअप है। मुसलमान का जो है वो अपना गेटअप होगा, टोपी कुर्ता ये सब पहना होगा। हिंदू जो ब्राह्मण देवता जी हैं उनका क्या होगा, उनका अपना होगा, वो क्या होगा, धोती कुर्ता पहने, जनेऊ पहने हैं, तिलक लगाए हुए हैं। उसी तरीके से सिख है, उसी तरीके से ईसाई, सबका अपना अपना गेटअप है ना। ठीक है, और एक इंसान जो है वो क्या है, वो एकदम सिंपल सा ड्रेस पहना हुआ है और एकदम मस्त एकदम आदमी है ना। तो उम्मीद आप यही करेंगे कि भाई मुसलमान जो है मस्जिद के सामने सर झुकाएगा, हिंदू जो है वो मंदिर के सामने, उसी तरीके से बाकी दो कम्युनिटी वाले भी, है ना। लेकिन एक जो सिंपल सा आदमी है वो क्या करता है, वो जहां से गुजरता है, कोई भी आस्था की चीज देखता है उसके सामने सर झुकाता है, हर इंसान की इज्जत करता है, सारी चीजें, है ना। तो मतलब ये है कि आप पहली नजर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अच्छा इंसान है। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपको अगर ये कहा जाए कि इन पांचों में से आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, 5 आदमी जो है उनमें से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, आपकी नजर में सबसे अच्छा कौन होगा, आप किसको प्रेफरेंस देंगे, ये चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, बोलिए। सभी को, गुड, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। अब क्या हो रहे हैं, आपने सबसे अच्छा बोला अगर, तो बाकी लोगों को सबसे बुरा बोला ना। जजमेंटल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यही छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं और आपको यूपीएससी ऐसे ही फंसाता है। और ज्यादातर लोग सोच के आते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने ब्लंडर किया हुआ होता है। होती है ना गलती ऐसी। ठीक, अभी समझ आई बात। ऐसी गलतियां नहीं करना है आपको, है ना। आपके नजर में सब लोग बराबर है, इंसान होने के नाते उसका एक अधिकार बनता है, एक राइट बनता है, किसका, डिग्निटी का। ठीक है, आपके प्रीएम्बल में है ना डिग्निटी वगैरह, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ समझना नहीं है, आपको अंदर से वैसा होना है। ठीक, समझ आ गई बात अच्छे से। चले आगे।
चलिए कुछ लिख लें क्या, कुछ लिख लेते हैं, है ना। चलिए लिखिए, सेकुलरिज्म हेडिंग डाल लीजिएगा, उसमें लिखिए इन वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों में, जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा ना नरगिस, ठीक है। इन वेस्टर्न कंट्रीज इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग, it has a negative meaning which says, जो कहता है the state shall have no religion, the state shall have no religion whereas in the Indian Constitution, it has been taken, in a positive sense, सकारात्मक भाव में लिया गया है ना भारत में, positive sense, in which it is said that all religions shall be equal before the state. This was added, ये जोड़ा गया था, सेकुलरिज्म शब्द आपको याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए जरा 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, अरे सॉरी कौन कौन से, हाँ सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और अखंडता, इंटीग्रिटी ना, इंटीग्रिटी, 3 वर्ड जोड़े गए थे। ये भी प्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना, कि कौन कौन से शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, या फिर कौन से शब्द जो है मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए लिखते हैं, दिस वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। जोड़ा गया था। बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैज बीन ऑफ सेकुलर कैरेक्टर, एट इट्स कोर, मतलब अपने मूल में ये क्या था, सेकुलर था, है ना। भारतीय संविधान अपने मूल में क्या था, सेकुलर था, है ना, ये चीज कह रहे हैं। लिखिए आर्टिकल 14, 15 of the Constitution, 14, 15 उसके आगे कॉमा देके 25 to 28 भी कर लीजिए, उसी के आगे कॉमा दे करके 14, 15 फिर कॉमा दे करके 25 to 28, है ना, आर्टिकल तक, है ना। गारंटीज यानी गारंटी देता है that the state will not discriminate against anyone
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आगे लिखिए, सेक्युलरिज्म हैज बीन डिक्लेयर्ड, सेक्युलरिज्म हैज बीन डिक्लेयर्ड by the Supreme Court, by the Supreme Court as the basic structure of the Constitution। बेसिक स्ट्रक्चर को ना आप ऐसे सिंगल कोट में कर लीजिएगा ना, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाएगा ऐसे, है ना, सिंगल कोट में कर लीजिएगा। हिंदी में बोलेंगे आधारभूत संरचना, है ना, आधारभूत संरचना क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से ना, इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्वेश्चन आते रहते हैं यहां से। हो गया, चलिए आगे चलते हैं, हम एक नया टर्म पढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक। प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट आपने सुना होगा ना, गवर्नेंस ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, सुना है कि नहीं? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, सुना है कि नहीं? सुना है ना। तो इससे बेहतर और कोई मुझे लगता है डेफिनेशन नहीं हो सकता है। तो बस यही समझिए कि इससे क्या निकल रहा है, निकल कर क्या निचोड़ आ रहा है इसमें, यही निकल के आ रहा है कि अल्टीमेट पावर किसके पास है? पब्लिक के पास है ना, वही शासन चला रही है। तब यहां समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे दो तरीके से डेमोक्रेसी हम देख सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है भाई? क्योंकि जनता का शासन होता है, लोकतंत्र यही होता है ना, तो जनता का शासन होता है, इसका मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा? सीधे जनता शासन करेगी, है ना। और इनडायरेक्ट में क्या होगा? जनता डायरेक्ट शासन नहीं करेगी, बल्कि क्या होगी? अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करेगी। ठीक है, हमारे देश में डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है ना। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं ना भाई, एमपीज को चुनते हैं ना, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए हम लोग एमएलए चुनते हैं ना, तो वो लोग जा करके हमारी तरफ से क्या करते हैं? वहां पॉलिसी मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, सारे काम करते हैं, है ना। तो हम डायरेक्टली नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अब चूंकि देश जो है बड़ा से बड़ा होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना उस तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, ज्यादातर जो है प्रैक्टिकल अगर बात किया जाए तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। सही बात, कुछ जगहों पे थोड़ा स्विट्जरलैंड वगैरह में दिखाई पड़ता है, आपके छत्तीसगढ़ में भी एक आध बार कहीं हल्का से दिखाई पड़ा है, लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे, यानी पंचायती राज संस्थाओं के लेवल पे, जहां पे देखिए होता यह है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो साधन है, तरीका है, वो क्या क्या हो सकता है? जैसे एक हो सकता है रिकॉल सिस्टम। रिकॉल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? वापस बुलाने का जो अधिकार होता है। आपने जिसको चुन के भेजा है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको वापस बुला लेंगे, आज जो तुम्हारे बस का नहीं है, चलो। ठीक है, ये रिकॉल सिस्टम इसको कहते हैं ना। और दूसरा जो होता है वो होता है प्लेबिसाइट। ठीक है, प्लेबिसाइट के साथ एक चीज और आ जाता है, रेफरेंडम। ठीक है, जनमत संग्रह वगैरह सुना है नाम आपकी कि नहीं? सुना है ना। थोड़ा सा इसमें फर्क है, टेक्निकल डिफरेंस है। वो क्या है? अगर कोई पॉलिसी आपको लाना है, लाने से पहले जनता से आप पूछ रहे हैं, अगर और जनता डिसाइड करेगी कि वो पॉलिसी आएगी कि नहीं आएगी, वो कानून आएगा कि नहीं आएगा, तब ऐसा करने के लिए आप जो जनमत संग्रह कराते हैं वो होता है आपका प्लेबिसाइट होता है। ठीक है ना। और जब आपने पॉलिसी बना ली है, कोई डिसीजन ले लिया है, उसके बाद उसकी वैधता की अगर बात अगर जानना चाहते हैं, लेजिटिमेसी अगर चाहते हैं पब्लिक से आप, तो इसका मतलब ये है तब उसके बाद आप रेफरेंडम कराते हैं, तब उसके बाद पब्लिक जो है अपना वोट देती है। जैसे ब्रेक्जिट के मामले में इंग्लैंड में आपने सुना होगा, है ना। तो वहां पे क्या हुआ? टेंशन बढ़ तो नहीं रही है क्रिस्टीना? नहीं ना, अभी चूंकि एकदम इनिशियल लेवल पे है ना हम लोग। तो अब धीरे धीरे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह, घटनाओं को, दुनियादारी, सारी चीज देखना शुरू करेंगे, तो ये चीजें आपको और अच्छे समझ में आएंगी। लेकिन पूरा डेडिकेशन चाहिए, जब तक आप डूबेंगे नहीं, मतलब अपने आप से एक जिद कर लीजिए कि आईएएस बनना ही बनना है हर हाल में, है ना, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग को एकदम डूबना है, लगना है, मेहनत करना है खूब जम के, आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना।
तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे और भी चीजें हैं, इनिशिएटिव वगैरह कई सारी चीजें ली जाती हैं, लेकिन आप उतना विषय मत जाइए, आप इतना ही जानिए, ये दोनों को जानिए, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस इसके बीच में जान लीजिए, बस इतना ही सा है, ठीक है ना। तो ये चीज जहां ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो थोड़ा सा ये है कि बहुत छोटी छोटी जो कंट्री हो सकती है वहां भी पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन तो हर जगह बढ़ रही है ना, तो वहां पे हर आदमी के, अब जैसे आप लोग 3 लोग हैं यहाँ पे, किसी एक मुद्दे पे आप लोग 3 लोग अलग अलग राय रखेंगे तो इसका मतलब फिर तो दिक्कत होगी ना। अब मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि 100 लोग हैं, उसमें से 51 लोगों ने कहा कि हाँ और 49 लोगों ने कहा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में क्या है, एक दो का डिफरेंस सब हो रहा है, और उससे आपने क्या किया, एक चीज मतलब 51 लोगों ने जिसको हाँ कहा है, आपने वो पॉलिसी बना के उसको लागू कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, तो 49 लोग तो उससे खुश नहीं है ना भाई, है कि नहीं? ये सब चीजें ध्यान रखने वाली बात है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, ये प्रैक्टिकल है। यहां पे आप क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है ना। जैसे एमपी एमएलए आप जो चुन के भेजते हैं ना, तो इसको बोलते हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं आप, है ना। तो ये सारी चीजें ज्यादातर दुनिया में यही सिस्टम चल रहा है, ठीक। समझ में आई बात अच्छे ढंग से? चले आगे, थोड़ा सा लिखते हैं, समझते चलते हैं, है ना। हाँ चलिए लिखते हैं, लिखिए, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल। देखिए जो आपको नोट्स मिला है ना, उसमें भी सब अच्छी बातें हैं, ठीक है ना। ये इससे थोड़ा सा ये हो रहा है कि थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जा रही चीजें, ज्यादा इजी लैंग्वेज में चीजें हो जा रही है ना। चलिए, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल इज द, क्या लिखा आपने, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, कॉमा कर लीजिएगा ना, पीपल, फिर बाय द पीपल, फिर कॉमा कर लीजिएगा फॉर द पीपल। ये स्टेटमेंट किसका है? अब्राहम लिंकन का है ना। आगे लिखिए अब, 10 द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। 10 यानी इस प्रकार सुप्रीम पावर यानी सर्वोच्च शक्ति वेस्टेड इन द पीपल। वेस्टेड मतलब निहित होना, वेस्टेड मतलब, वेस्टेड की स्पेलिंग ये लिखिएगा ना, वेस्टेड, VESTED, वेस्टेड, वेस्टेड मतलब निहित होना, ठीक है, निहित होना, वेस्टेड। सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। इन डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी every citizen has the right, every citizen has the right to participate in the governance, to participate in the governance of the country। मतलब कंट्री के यानी देश के शासन में भागीदार होने का अधिकार रखता है हर सिटीजन, ठीक है। हो गया। देखिए टाइप्स लिख लीजिए, टाइप्स में यही लिख लीजिएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऐसी टाइप लिख करके ना ऐसे लिख लीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसका इंस्ट्रूमेंट लिख लीजिएगा, रिकॉल, प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, इस टाइप से लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। एकदम अलग अलग लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, नहीं ना, ठीक है। ठीक है, पैरा चेंज करके लिख लीजिएगा, इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी
कॉमा कर लीजिएगा, उसके कॉमा करके लिखिएगा द पीपल डू नॉट रन द गवर्नेंस, डू नॉट रन द गवर्नेंस देमसेल्व्स, वो खुद से शासन नहीं चलाते हैं ना, बट रन इट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, देयर ये वाला लिखिएगा ना, देयर मतलब अपने वाला ना, THEIR, ये वाला देयर मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि। रन इट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। This type of democracy is also called, this type of democracy is also called representative democracy। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होती है ना, इसके भी दो टाइप होते हैं, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा, पूरा सिस्टम समझाऊंगा ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, आपका ये जो है प्रेसिडेंशियल वाला जो है जो अमेरिका में है वो कैसे काम करता है। इसके अलावा दुनिया में जहां जो सिस्टम है ना, हम लोग सभी मेजर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना बाद में चल के। पहले आप इंडिया की चीजों को अच्छे समझ लीजिए, तभी कंपेरिजन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मेरे साथ चलिएगा। किसी भी दिन ऐसा लगता है कि मैं छूट रहा हूं या छूट रही हूं, उस दिन आप डबल मेहनत करिएगा, मेहनत करके मेरे साथ चलने की कोशिश कीजिएगा। आप यकीन मानिए, हम लोग इस अंदाज में पढ़ेंगे कि आपको इतना फायदा मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरी बात समझ रही ना। मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने जो चीजें फेस की हैं, एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है स्टूडेंट लाइफ के दौरान, तो मैं जिस तरीके से फेस किया हूं उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि मैं चूंकि बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं ज्यादातर बच्चों को यही मान के चल रहा हूं कि बिलो एवरेज है, उनके साथ मुझे किस तरीके से लगना चाहिए, है ना। तो यही कोशिश कर रहा हूं मैं। तो बस आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि साथ चलिए। अगर मेरी बातों पे आपको भरोसा हो रहा है, मैं ऐसे हवा में तो बात कर नहीं रहा हूं, आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं, अगर तो बिना क्वेश्चन के मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे रोज कहता हूं कि आप क्वेश्चन देख करके आइए, इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि आपको मेरी बातें समझ में आए, ठीक है ना। जब आपको लगता है कि नहीं सर जो बता रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है, ऐसा ही है, यूपीएससी का मतलब ही यही हुआ, तो फिर मेरे समझ से कोई वजह नहीं है कि आप मेरी बात ना माने। सही बात है ना, सही बात है कि नहीं। यू शुड फॉलो मी, है ना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये बात सही है, तो नहीं लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, है ना। लेकिन आपको फायदा इसी में सबसे ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप रोज जो क्लास में चल रही चीजें ना, वो चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, भले कुछ अलग से ना कर पाए आप, लेकिन इतनी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी बात यह है ना कि फिर बाकी चीजें जो है जिससे आपका समय लॉस होता है, मोबाइल की किसको किसको आदत है ज्यादा, बहुत ज्यादा, नहीं छोड़ना पड़ेगा। मोबाइल सबसे ज्यादा बर्बादी का कारण हो रहा है। मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस मटेरियल थे पूरी तरीके से, खास करके लड़कियां अभी भी हैं, वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉपर आईएएस नहीं बन पाए वो लोग। कोई आरटीओ बन गया है, कोई टीटीओ बन गया है, कोई इस तरह के सारे पद हैं, पीएससी वाले पद हैं उनके पास, लेकिन आईएएस का मटेरियल थे, वो नहीं बन पाए वो लोग। पीछे उसकी बड़ी वजह यही मोबाइल, सोशल मीडिया, ठीक है। तो इसको यू हैव टू गेट रीड ऑफ इट, है ना, जितनी जल्दी एज सून एज पॉसिबल। आपको उससे मुक्ति पानी पड़ेगी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज पछताएंगे फिर आप लोग, है ना। ठीक है, समय जाता रहता पता भी नहीं चलता, है ना, ठीक है कि नहीं। तो ये चीजें हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि ये जो आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है ना, इसके भी हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री और दूसरा जो है प्रेसिडेंशियल, ठीक है। गलत होगी इस पे लिखना, प्रेसिडेंशियल देख लीजिएगा ना, मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूं लिखने में, ठीक है। फिर से साफ साफ लिख देना, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर को इंग्लिश नहीं आती है।
सही बात भी है, उतनी इंग्लिश नहीं आती है, काम हर की आती है, काम चल जाए बस इतनी जरूरत है ना। सही है ना, तो ठीक है, चलिए हंसते रहना चाहिए ना, हंसते मुस्कुराते रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे तो बोझ नहीं लगेगा, पढ़ाई अच्छी लगेगी आप लोग को, है ना। चलिए चलिए, तो ये दो है, हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल करके, है ना। और बेसिक चीजें मैं आपको सारे जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है ना, मैं आपको एक साथ ही पूरा पढ़ा दूंगा। खास करके जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है ना पूरा, वो सब आपको एकदम अलग से इसको पढ़ाऊंगा। उसी में आपको फेडरलिज्म वगैरह, फेडरलिज्म के टाइप्स वगैरह सब कुछ इतने अच्छे से बता दूंगा कि आप अगर पढ़ लेंगे, एक दिन की क्लास या 2 दिन की क्लास होगी, उसके बाद आप यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन जाके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार 4-5 क्वेश्चन तो अभी मैं कर ले रहा हूँ या कर ले रही हूँ। ठीक है, बस समझना भर है, कितना अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्ट समझिए, एप्लीकेशन में डालने की आदत डालिए, बस उसके बाद आप सारे आंसर फटाफट लिखने लगेंगे आप। ठीक है, तो ये चीज है, और ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है यूपीएससी के क्वेश्चन समझना, समझ करके लिख लेना उससे भी बड़ी बहादुरी का काम है ये। ठीक है ना, तो हम लोग काम करेंगे, लेकिन बस आपका काम यही है, साथ साथ चलिए क्वेश्चन जरूर देखते रहिए आप लोग। प्री और मेंस के क्वेश्चन देखेंगे तभी टीचर के ऊपर आप अपने उनको उसको रिस्पॉन्सिबल बना पाएंगे और खुद भी आप रिस्पॉन्सिबल बन पाएंगे। नहीं तो टीचर ऐसे पढ़ा के निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। क्या समझे, प्रीएम्बल इतना दिन पढ़ाने वाली चीज है, वो तो एक दिन में 1 घंटा मतलब खत्म, दूसरा तो 2-3 टॉपिक खत्म कर दिए होते, लेकिन ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है ना, चलिए चलिए आगे चले, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना में द वर्ड डेमोक्रेटिक हैज बीन यूज्ड, the word democratic has been used in political as well as social and economic context, मतलब राजनीति ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दोनों परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र की बात की गई है। ठीक है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक, क्लियर, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। दैट इज आप शॉर्ट में ऐसा भी लिखते हैं, है ना, दैट इज, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थात। अगर नहीं मालूम होगा तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, अर्थात। शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं और या तो ऐसे लिखते हैं, अर्थात, है ना। दैट इज अंडर डेमोक्रेसी, दैट इज के बाद कॉमा लगा लीजिएगा ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे आप समझने में। दैट इज अंडर डेमोक्रेसी, फिर कॉमा लगा लीजिएगा अंडर डेमोक्रेसी के बाद भी। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी के अंतर्गत, है ना, लोकतंत्र के अंतर्गत। Not only a democratic government, not only a democratic government, but also a society, मतलब ना सिर्फ लोकतांत्रिक सरकार बल्कि आपका समाज भी, उससे ये इमेजिनेशन किया जाता है कि वो भी इसी तरीके का हो, जहां फ्रीली आइडियाज जो है वो एक्सचेंज होते हो, लोग जो है क्या हो, टॉलरेंट हो, सब्र करने वाले हो, सहनशीलता जिसमें हो, है ना। मतलब ये है कि कोई अगर दूसरे विचार का अगर है समाज में, अब वो अपनी बातें कह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप पटक के उसको मारना लगे। ठीक है, आप उसकी बात को सुनेंगे, भले ही आप उससे क्या है, असहमत हैं। ठीक है, आप उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी बातें सुनेंगे। मानना न मानना आपकी बात है, लेकिन उसको बोलने से आप नहीं रोक सकते। ठीक, बात समझ आ रही है, ये डेमोक्रेसी है, याद रखिएगा, है ना। राइट टू एक्सप्रेस जो है, अपनी बातें बोलना, लिखना, अपने, है ना, अपनी भावनाओं को पहुंचाना, ये आपका क्या है, डेमोक्रेटिक राइट है।
अगर कोई भी इस चीज को रोक रहा है, आपको बोलने से बाधित कर रहा है, ऑब्स्टिकल डाल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर है। ठीक है, क्या लिखा आपने, बट आल्सो अ सोसाइटी हैज बीन इमेजिन्ड इमेजिन मतलब समझते हैं, मतलब इसकी परिकल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है कि वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है ना, इमेजिन करना, वही चीज है। इन विच देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज and every person should have equal status in the society. should have इक्वल स्टेटस मतलब एक समान स्थिति, है ना, एक समान स्थिति। मतलब ये है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका धर्म नहीं होगा, आपकी जाति नहीं होगी, आपका क्लास नहीं होगा, ये सब बात नहीं हो रही है यहाँ पे। लेकिन इस आधार पर कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होगा। आप अपनी पहचान के साथ रहिए, अपनी भाषा के साथ रहिए, अपने कल्चर के साथ रहिए, लेकिन आप क्या है, इसके बावजूद सब लोग क्या है, इक्वल है, बराबर है ना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये ध्यान रखना है इस चीज का, इसके इक्वालिटी का, ये सब चीज का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी पहचान छोड़ दें। अपनी पहचान रखिए, लेकिन साथ में टॉलरेंस का लेवल इतना होना चाहिए कि अगर किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति भी है तो इसका मतलब वो धर्म चाहे जो भी हो, इंसान है ना, आप ये सोचेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और दूसरी बात ये है कि बहुत बार आपका खून खौलेगा। ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारी बातें ऐसी स्प्रेड की जाती है ना, जिससे आपका खून खौलेगा। हो सकता है कि सामने वाला आदमी बिल्कुल गलत भी हो, उसने बहुत बड़ा अपराध किया हो, लेकिन आप अपना इवैल्यूएशन उस समय इस तरीके से करेंगे कि आपका मन अगर कर रहा है कि इसको मैं गोली मार दूं, अगर आपको मन कर रहा है, या इसको पटक के खूब मार दूं, या गाली भी दे दूं उसको, अगर ऐसा आपका मन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी पर्सनालिटी में अभी कमी है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज आपके अभी खून में दौड़ नहीं रहा है, टॉलरेंस आपके पास नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अर्थात गांधी जी का जो स्टेटमेंट है, जो ऐसे में आया है, वो क्या है, इस तरीके से है कि अपराधी से नहीं, अपराध से नफरत करो। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब आपको ऐसा बनना है, ऐसा सोचना है। डेमोक्रेटिक होने का मतलब ही यही होता है। ठीक, समझ आ रही बात? तो ये आपका एक कार्डिनल वैल्यूज के तौर पे आपके वैल्यू सिस्टम में शामिल हो जाना चाहिए, और आपके सोचने समझने का नजरिया भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये देखिए, होता ये है ना, कई सारी चीजें हैं इसके पीछे। जैसे अगर इंडिया या किसी भी ट्रांजिशन फेज में कोई भी कंट्री है, मतलब जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है ना, इस तरीके जो कंट्रीज हैं जहां पे ट्रांजिशन फेज में है, अभी वो अंडर डेवलप्ड है एक तरीके से कहना चाहिए, या फिर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी वो डेवलप्ड नहीं हुए हैं। ठीक है ना, तो वहां पे आप देखेंगे क्या कि बहुत सारी ऐसी चीज होती है। जैसे ध्यान रखिएगा ना, मैं आपको जो बात बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी सरकार का इवेल्युएशन करना है अगर आपको, और अपने देश के सिस्टम को समझना है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। अब बताइए, हम 21वीं सदी में भी अगर किसी पार्टी ने अगर लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया है, चुनावी मुद्दा बनाया है, तो अपनी देश की स्थिति आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये सब मुद्दे जो होते हैं ना, ये सब पुलिस स्टेट वाले बातें हैं। हम वेलफेयर स्टेट से भी आगे बढ़ चुके हैं, है ना। ये सब चीजें क्लियर होंगी आपको। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है तो ये बताइए, आप बगल वाले पे भरोसा कर पाएंगे? हमेशा अपने बगल वाले को शक की नजर से देखेंगे आप। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको आपकी प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा क्या होगा? सिक्योरिटी होगी ना। जब सिक्योरिटी होगी तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा मेंटेन वहां नहीं होगी। डेमोक्रेसी वहां पे बहुत ही ज्यादा क्या होगी? बिलो होगी, नीचे होगी। जिस देश में भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, वहां पे डेमोक्रेसी का लेवल बहुत ऊंचा होता है।
बात समझ कि नहीं आ रही है? तो इसीलिए अपने देश का अगर मूल्यांकन करना है, अगर यहाँ पे रेप के रेट बढ़ रहे हैं, डकैती, खून, ये सब मर्डर वर्डर, ये सारी चीजें अगर बढ़ रही, किडनैपिंग बढ़ रहा है अगर, और लगातार ये रेट बढ़ रहा है अगर, तो इसका मतलब ये है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश जो है विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है या फिर हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो इसीलिए ये सब चीजें ध्यान रखना है। अगर आज भी अगर आप लोकसभा इलेक्शन हो या फिर विधानसभा इलेक्शन हो, लॉ एंड ऑर्डर अगर मुद्दा बन रहा है तो आप अपने देश की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, और हमेशा ध्यान रखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा तभी डेमोक्रेसी जो है वहां पे फलेगी फूलेगी, अदरवाइज कतई नहीं हो सकता है। वहां पे जहां भी लॉ एंड ऑर्डर का अगर सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो सत्ता है आपकी, जो पावर है, वो क्या होगा, वो मजबूत होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको मूल्यांकन का एक तरीका मैं सिखा रहा हूं, है ना। मतलब डेमोक्रेसी की बात हो रही है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अगर किसी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये है ये सत्ता की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, एक तरीके से पावर ज्यादा से ज्यादा गेन कर रही है। ठीक है, जब भी सत्ता अगर ज्यादा से ज्यादा गेन कर रही है, अपना पावर बढ़ा रही है, इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब होता जा रहा है। इसीलिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि पब्लिक जो है उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, ताकि वो इस मामले पे क्या करे, एकदम सरकार को अपने कंट्रोल में करे और इस आधार पे अपना वोट करे कि भाई आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है वो उसका वायलेशन हो रहा है, और सत्ता लगातार मजबूत होती जा रही है, पुलिस मजबूत होती जाएगी। देखिएगा आप, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो पुलिस मजबूत होती जाएगी, सेना मजबूत होती जाएगी, ऑफिसर्स और सरकारें मजबूत होती जाएगी, लेकिन पब्लिक हमेशा क्या होगा, उनका डाउनफॉल होता रहेगा। ठीक, कई सारी चीजें हैं, डेमोक्रेसी हम जब डिटेल में और पढ़ेंगे तो हम कई सारी बातें करेंगे इसमें। ठीक, चले आगे। तो हम लोग क्या लिख रहे थे, एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। हो गया, यहां तक क्लियर है? चलिए हम आगे चले। चलिए अब एक टर्म आप और लिखिए, रिपब्लिक। तबीयत थोड़ी सी ना ठीक ठीक नहीं है ना, थकान हो जा रही है। चलिए हम लोग बात करते हैं ऐसे रिपब्लिक के बारे में। आप क्या जानते हैं गणराज्य के बारे में? ओके, ठीक है, और अच्छा ठीक है, ठीक है। आप लोगों से कोई बताना चाहे? ठीक है, ये अच्छी बात। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ऐसे सिंपली अगर बात करें हम तो कहते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट है ना, शुड बी इलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। मतलब एक निश्चित समय अंतराल पे क्या होना चाहिए, उसको इलेक्टेड होना चाहिए, मतलब उसका चुनाव होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी डायनेस्टी पूरी चल रही है ना, उसका पूरा खानदान चल रहा है, आज वो बैठा है, कल को उसका बाप बैठेगा, अरे उसका बेटा बैठेगा, फिर उसका बेटा बैठेगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, देश का मुखिया होगा, हर बार उसका क्या होगा, इलेक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छे ढंग से समझ में आ रही है? और इसका दूसरा मतलब क्या होता है? इसका दूसरा मतलब ये होता है कि पहला मतलब हमने क्या देखा, जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, क्या होना चाहिए, मस्ट बी इलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। मतलब निश्चित समय अंतराल पे हमेशा उसको क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, चुना जाना चाहिए जनता के द्वारा। ठीक है ना, ये चीज इसका पहला मतलब हुआ। दूसरा जो मतलब होता है, क्या होना चाहिए वहां पे कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होगा, मतलब विशेषाधिकार प्राप्त कोई भी वहां पे लोग नहीं होंगे, वर्ग नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है ना? तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि ये दो जो मतलब निकल रहा है, ये दो मतलब जो है खास तरीके से डिफाइन करता है कि इसको रिपब्लिक को। ठीक है, तो हमारी कंट्री जो है वो कब रिपब्लिक बनी थी, गणतंत्र कब बना था हमारा देश? 1950 ना। जानते हैं
एक बहुत मतलब अच्छी बात है, आप जानिए इस चीज को। डोमिनियन स्टेट का नाम सुना है आपने? डोमिनियन, अधिराज्य या ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में। डोमिनियन स्टेट मतलब जो अंग्रेजी सरकार थी ना हमारे देश में, है ना, कॉलोनी की जो गवर्नमेंट थी, तो वो अंग्रेज सरकार जो है ना कुछ मामलों में हमको क्या देती है, लिबर्टी देती है ना। और इसके अलावा जैसे आपका वॉर सिचुएशन है, या फिर फॉरेन पॉलिसी है, या फिर ये मॉनेटरी वाली चीजें, करेंसी वाली चीजें, इन सब कुछ मामलों में क्या है, वो अपने पास पूरा राइट रखती है और बाकी जो है हमको दे देती है। इसका मतलब हम क्या हो गए, डोमिनियन स्टेट। अब वैसे क्या है, वैसे पूरी तरीके से अंग्रेजों का शासन है, सारा वो सब डिसीजन वो करते हैं, हमको कोई डिसीजन लेने का कोई अधिकार था ही नहीं। इसका मतलब पूरी तरीके से उनका यहाँ पे गवर्नमेंट थी, है ना, अंग्रेजी सरकार थी। लेकिन डोमिनियन कब कहेंगे, डोमिनियन तब कहेंगे जब क्या करेगी, बाकी मामलों में आपको पूरा अधिकार दे देगी, छूट दे देगी, आप लोग अपना शासन चलाइए आप, है ना। लेकिन कुछ मामलों में जैसे वार वाली बात हो जाए, फॉरेन पॉलिसी वाली बात हो जाए, है ना, ये सब जो चीजें हैं, है ना, तो उसके मामले में क्या है, वहां पे वो अपने पास अधिकार रखती है, बस इतने से मामले में, बाकी सारा चीज आप अपने से चलाइए। इसको बोलेंगे डोमिनियन स्टेट, मतलब उस सरकार के अंदर एक सरकार, ठीक है ना। तो जब इंडिया, जब इंडिपेंडेंस की बात किया जाए तो 1947 ना, 1947 से लेकर के आपका 26 जनवरी 1950 तक, है ना, इसको डोमिनियन स्टेट भी कह सकते हैं, कहते हैं। मतलब ये है कि इस तरीके से समझिए कि पावर पूरा हमको मिल चुका था, लेकिन अगर ये कहा जाए थ्योरेटिकली अगर बात किया जाए तो इसको डोमिनियन स्टेट उस समय कहा जाता है ना। एक्चुअल में हमारा पूरे संप्रभुता जो है हमको मिली है, संपूर्ण संप्रभुता, वो 1950 जब हमारा देश का राज्य बना था, है ना, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, अच्छे ढंग से क्लियर है या नहीं? क्लियर है? तो कुछ चीजें लिखते हैं, जो चीजें आएंगी फिर हम लोग उसको समझेंगे, है ना। थोड़ा सा जैसे गणराज्य की बात करें तो इस तरीके से समझिए कि, अच्छा पहले थोड़ा सा लिख लीजिए फिर हम लोग बात करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए लिख लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी सीन in the following two contexts. In the following two contexts. इसमें पहला लिखिए आप, फर्स्ट लिखिए पॉलिटिकल सॉवरेंटी। SOVEREIGNTY, है ना, सॉवरेंटी, संप्रभुता इसको कहते हैं, राजनीतिक संप्रभुता, पॉलिटिकल सॉवरेंटी, है ना। इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। दैट इज, कॉमा देके लिखिएगा, दैट इज, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, और फुल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट विल बी, द हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड एवरी टाइम, will be elected every time. ठीक है। दूसरा लिखिए, आपके कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? देश का मुखिया, प्रेसिडेंट ना, प्रेसिडेंट। अब ये चीज नहीं कह रहा है ना कि डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे अपने देश में अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं ना, हेड ऑफ द स्टेट जो है कौन है? प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति है। तो ये जो है इसका इलेक्शन होता है ना, हर 5 साल में इसका इलेक्शन होता है ना। लेकिन ये इलेक्शन जो होता है ना, डायरेक्ट जो है पब्लिक नहीं चुनती है, पब्लिक नहीं चुनती है,
ठीक है, कौन चुनता है? जिनको हमने चुन के भेजा है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना। तो आप देखेंगे क्या कि जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं, पार्लियामेंट के जो लोग हैं, उसमें भी जो इलेक्टेड लोग हैं वही वोट करते हैं ना। तो यहाँ पे जो इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है इसका, वो क्या होता है? जो इलेक्टेड होते हैं। अभी हम लोग समझेंगे जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट हो रहा है ना, डायरेक्टली पब्लिक नहीं चुनती है। लेकिन यहाँ ये माना जाता है डेमोक्रेसी में कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, मतलब पब्लिक चुन रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मैं हूं, कल को मेरा बेटा जो है वो इस पद पे बैठेगा, ऐसा नहीं होगा। हर बार इलेक्शन होगा। मेरा बेटा हो सकता है, लेकिन उसको जनता इलेक्ट करेगी तब। ऐसे नहीं कि मैं उतर रहा हूं तो मेरा बेटा जो है वो बैठेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, समझ आ रही मतलब बात, है ना। चलिए, हाँ, विल बी इलेक्टेड एवरी टाइम, हो गया ना। फिर दूसरा लिखिए, देयर विल बी एब्सेंस ऑफ there will be absence of any privileged class। privileged ऐसे लिखिएगा ना, PRIVILEGET, privileged class। मतलब कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त कोई वर्ग नहीं होगा, है ना भाई। देखिए, देश में आप देखेंगे क्या कि आजादी के बाद से, चूंकि क्या था कि बहुत सारे यहाँ पे रियासतें थी ना, बहुत सारे राजा महाराजा लोग की अपनी अपनी रियासतें थी, है ना। तो वहां पे क्या है कि आजादी के समय में ये कहा कि आजादी के बाद ये कहा गया कि आप हमारे मतलब इंडिया में जो है अपने आप को मिला लीजिए, और आपको हम क्या करेंगे, आपको कुछ विशेष अधिकार दे देंगे इसके लिए, है ना। तो प्रीवी पर्स की समाप्ति कहा जाता है ना। तो वो क्या था, उनको जो एक प्रीवी वर्स मिलता था, मतलब एक तरीके से प्रिविलेज जो मिला हुआ था, विशेषाधिकार जो मिला हुआ था, उनके साथ विशेष प्रकार की रियायतें थी, कई सारी उनको सुविधाएं थी। तो वो सब चीजें जो है बाद में चल करके खत्म की गई। लेकिन आजादी के बाद बहुत लंबे समय तक क्या था, ये उनको प्रिविलेज क्लास मतलब मिला हुआ था, है ना। जाति के आधार पर अगर देखें तो प्रिविलेज क्लास कौन है? ब्राह्मण है ना। इसके अलावा अगर कहीं और चले जाएं आप, मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीजें हैं, तो वहां पे आपको ये दिखाई पड़ता है कि अगर ये कहा जाए कि वहां प्रिविलेज क्लास है, हमारा संविधान मना करता है या उनका संविधान भी मना करता होगा, लेकिन वहां पे क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसा ग्रुप है जिनको प्रिविलेज माना जाता है। जैसे इंग्लैंड में प्रिविलेज कौन है? क्वीन है, उनके खानदान है ना भाई, उनको विशेषाधिकार प्राप्त है हर तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर मतलब एकदम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें नहीं है, कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं माना जाता है। कानून भी इनके इस तरीके की बात नहीं मानता है, ना ही हमारा संविधान इस बात की कोई गारंटी देता है किसी के लिए प्रिविलेज होने के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो चीजें जो है रिपब्लिक में बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, जो पावर है किसके हाथ में होगा? पब्लिक के हाथ में होगा, यानी जनता ही जनार्दन जिसको बोलते हैं, यही चीज है रिपब्लिक में, ठीक है। जनता की इच्छा से ही सारी चीजें होंगी, ठीक, बात समझ आ रही है ना। चलिए आगे चलें। चलिए और चीजें हम इसमें जानेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब, है ना। अभी छोटी छोटी चीजें आप समझते चलिए। चलिए अगला लिखते हैं हम जस्टिस, हेडिंग डालिए जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय समझते ही आप। अच्छा ये बताइए आप कि अगर सोसाइटी में जस्टिस ना हो तो सोसाइटी ठीक ठाक तरीके से चल सकती है? नहीं होगा ना वहां पे, ठीक है कि नहीं। तो जस्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे हम देखते क्या है कि जो फ्रेटर्निटी वगैरह, बंधुता वगैरह की बात की गई है, तो जब तक जस्टिस नहीं होगा, बंधुता किसी के बीच में हो नहीं सकती है। अन्याय होगा तो इसका मतलब ये है कि एक जो होगा क्या होगा, वो सताया जाएगा और दूसरा जो है उसको सताएगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। जब ये सब चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है कि फिर वहां पे जस्टिस नहीं होगा। जब ये जस्टिस नहीं होगी तो फिर आपस में भाईचारा होगा क्या? सोशल हार्मनी होगी, सोशल फैब्रिक तो पूरी तरीके से क्या होगा, टूट जाएगा ना, खराब हो जाएगा ना। तो ऐसे समाज में बताइए आप कि आप भले बहुत ज्यादा धनी हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो सस्टेन कर पाएगा क्या?
नहीं ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसीलिए क्या है कि आप छोटा मत सोचिएगा, दिल दिमाग से बड़ा होइएगा, ना सिर्फ अपनी सिक्योरिटी और अपने मतलब बेटर होने के लिए चीज ना सोचिए, आने वाले अपने जो आपके जो जनरेशन है उसके बारे में भी सोचिए आप। मतलब अगर आपका सोच जो है अगर इतना व्यापक है तो यकीन मानिए आप अपने देश को ही अच्छा नहीं बनाएंगे। अरे आप अपने देश को क्यों अच्छा बनाएंगे? ताकि हम अच्छे से रह सकें। बोलिए, आप ये तो नहीं कह रहे देश अच्छा हो जाए भले हम बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होता है मेरे समझ से। देश को अच्छा होने की बात की जाती है, इसलिए की जाती है क्योंकि हम भी उसमें अच्छे से रहेंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है उसमें सिक्योर रहेगा। सही बात है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं। चलिए लिखिए, द प्रेम्बल टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। The preamble talks about 3 types of justice. Political, दूसरा सोशल और तीसरा इकोनॉमिकल। ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। ठीक। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स considered it appropriate, मतलब इसको उपयुक्त पाया है ना, उचित पाया, उपयुक्त पाया, इसका मतलब ये हुआ। considered it appropriate to include this concept of justice include मतलब शामिल करना है ना। to include this concept of justice मतलब न्याय के इस अवधारणा को शामिल करना, एप्रोप्रिएट यानी उचित पाया है ना। which emerged from the Russian Revolution. Russian Revolution of 1917 कॉमा करके लिखिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जहां जहां कॉमा लगाना है आप लोग लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं? नहीं तो फिर अर्थ नहीं निकलेगा वो ना। फिर इसी के नीचे ना आप ऐसे साइड में ऐसे डैश दे करके लिखते चलिएगा ना, मैं लिखाता चलूंगा आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए, सोशल जस्टिस मीन्स that no one should be discriminated against on the basis of caste, भेदभाव नहीं होगा किस आधार पर? जाति के आधार पर, फिर कॉमा करिएगा, रिलीजन धर्म के आधार पर, ओरिजिन कॉमा करके ओरिजिन लिखिएगा, ORIGIN ओरिजिन, मूल के आधार पर, मतलब कहां आपकी पैदाइश हुई है ये सब चीज है ना। फिर लिखिए कॉमा दे करके जेंडर, फिर कॉमा दे के लिखिए प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज एटसेट्रा। फिर
दूसरा ऐसी साइड में डैश दे करके लिखिएगा, लाइन चेंज करके। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स economic justice means everyone getting equal opportunities for development under this इसके अंतर्गत efforts are made, प्रयास किए जाते हैं, efforts are made to eliminate inequality of wealth, संपत्ति, wealth, income and property। वेल्थ मतलब धन होता है ना, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति होती है ना। हाँ, फिर लाइन चेंज कीजिए, साइड में एरो देकर के लिखिए। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स थैंक यू। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स यानी समान राजनीतिक अधिकार, है ना। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एवरी पर्सन, कॉमा देके लिखिएगा, इक्वल राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, equal right of every citizen to vote, right to contest elections, कॉमा देके लिखिएगा ना, right to contest election मतलब चुनाव में भाग लेने का अधिकार, खड़े होने का अधिकार, and right to hold public office, right to hold मतलब पब्लिक ऑफिस का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मिनिस्टर बनते हैं तो मिनिस्टर क्या है, पब्लिक ऑफिस है ना। आप मिनिस्टर बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये सब जो बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये भी आप इक्वली, आपको ये अधिकार है कि आप जो है ये भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खास आदमी ही बनेगा, ऐसा नहीं है, आप भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आप भी ये सब चीजें बन सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। तो ये क्या है, आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। ठीक, चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। एक लिखिए, हेडिंग डालिए, फ्रीडम। फ्रीडम नहीं बल्कि इसको अब लिबर्टी लिखिए, सॉरी फ्रीडम बोल रहा हूं मैं, लिबर्टी लिखिएगा। लिबर्टी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, आजादी। आजादी, आपको कौन कौन सी आजादी है बताइए जरा। तो ऐसे आप लोग कौन कौन सी आजादी है, क्या क्या आजादी आप जो है आप उसको एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं। स्पीच की है, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक। लेकिन किसी दूसरे, कोई दूसरा है जो अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल करते हुए आपको भद्दी भद्दी बात कह रहा है, गाली दे रहा है, तो क्या करेंगे आप? नहीं नहीं, वो कर रहा है, अगर ऐसा गाली दे रहा है आपको तो क्या करेंगे?
पुलिस में जा सकते, पहले में ही चले जाएंगे पुलिस के पास, फिर क्या करेंगे? अच्छा, उसको समझाएंगे कि भाई क्यों इस तरह गाली देने का क्या मतलब है, ये तो गलत बात है, आप इस तरह गाली दे रहे हैं, कोई बात अगर मेरे से तकलीफ हुई तो आप बात कीजिए, है ना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लेकिन वहां भी देखिएगा कोई बहुत बड़ा पागल आदमी ना हो सामने, है ना, नहीं तो उसको समझाने चलेंगे तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, नहीं है ना। तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट पुलिस के पास ही जाइए आप, या वहां से हट जाइए, मतलब दिमाग आपके पास है, भेजा है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि एक पागल आदमी है पूरा ऐसे चला रहा है, तलवार चला रहा है, और आप जाकर बोले भाई ये गलत है, ऐसा ना करो वो ऐसा नहीं करना है ना, ठीक है। और इसके अलावा लिबर्टी, अच्छा ये बताइए आप अपनी जिंदगी में लिबर्टी को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? आजादी तो सबको अच्छी लगती है ना, टोक टाक पसंद है आप लोगों को? नहीं है ना, आजादी सबको अच्छी लगती है, सही बात है कि नहीं, बोलिए, है ना। तो सिर्फ अपनी ही आजादी या दूसरों की भी आजादी? जिस दिन आप ये समझ लेंगे ना, अपनी आजादी तभी सस्टेन कर पाएगी जब आप दूसरे की आजादी को भी क्या करेंगे, उतना ही वैल्यू देंगे तब, ठीक है। और ये पूरी जो आजादी है वो आजादी आपकी जो फ्रेटर्निटी है, यानी जो बंधुता है, भ्रातृत्व की भावना है ना, एक जो सोशल होमोजेनिटी नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, हार्मोनी की बात कह सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये सब चीजें, आप इस बात को समझिए, जैसे आप एथिक्स पढ़ेंगे ना, तो एथिक्स पढ़ेंगे तो वहां एथिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर आदमी का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, खुश रहना। कई सारी विचारधारा है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सब लोग यही चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, क्वालिटीफुल लाइफ जीऊं, है ना, सारी चीजें बहुत अच्छी रहे, ये सभी चीजें, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो तभी हो पाएगा जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वहां भी इसी तरीके का माहौल। सब लोग इस बात को समझें कि मैं अगर खुश रहना चाहता हूं तो उसकी भी खुशी जरूरी है। मैं अगर आजादी चाहता हूं अपनी, इसका मतलब बिना उसकी आजादी का सम्मान किए मैं अपनी आजादी को बनाए नहीं रह सकता, है ना, सही बात। तो इसका मतलब ये है कि लिबर्टी का मतलब जब भी आप बात करते हैं तो वहां पे लिबर्टी में हमेशा ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये लिबर्टी जो है आपकी, वो हमेशा इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी से बैलेंस होनी चाहिए। ये मेंस में लिखने के लिए क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। तो आपकी जो लिबर्टी है, आपकी जो फ्रीडम है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, किससे, फ्रेटर्निटी से, है ना, इक्वालिटी से। फ्रेटर्निटी भी सिर्फ कह देंगे तो भी इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी, है ना। और इसको जो बी आर अम्बेडकर है ना, फ्रेटर्निटी और आपका ये जो लिबर्टी और आपका ये जो तीसरा क्या है, इक्वालिटी, ये तीनों जो है ना, इसको ट्राइड के रूप में देखा, यूनिट के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि अगर इसमें से कोई भी एनी वन ऑफ दीज थ्री अगर ये सेपरेट कर दिया जाता है, सेपरेटेड, तो फिर क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेमोक्रेसी है वो क्या हो जाएगा, विल बी डिफीटेड, मतलब वो हार जाएगा। ये बी आर अम्बेडकर ने कहा। इसका मतलब ये है कि आपसे अगर सिंपली अगर लिबर्टी के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को देता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप उसको क्या करेंगे, आप उसको फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी के साथ उसको बैलेंस करके ही लिखेंगे, सिर्फ लिबर्टी नहीं लिखेंगे आप लोग। समझ आई बात, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, जब समझेंगे तभी सटीक आंसर लिख पाएंगे, नहीं समझेंगे तो वहां पे जाके लिबर्टी लिख के चले आएंगे, नंबर नहीं मिलेगा फिर, ठीक, समझ आई बात। चलिए आगे चले। चलिए कुछ चीजें लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग, टाइम चूंकि कम है इसीलिए, चलिए लिबर्टी लिख लीजिए, फिर कल हम लिबर्टी पे और बातें करेंगे, है ना। चलिए लिखिए, देयर इज मेंशन ऑफ 5 टाइप्स ऑफ फ्रीडम इन द प्रीएम्बल। देयर इज मेंशन ऑफ 5 टाइप्स ऑफ फ्रीडम इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में 5 प्रकार की आजादी के बारे में कहा गया है, लिबर्टी के बारे में कहा गया है। क्या क्या है, डैश करके लिख लीजिए। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फिर एंड मत कीजिएगा ना, कॉमा कर दीजिएगा, एंड काट दीजिए, कॉमा करिए, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, विश्वास ना,
विश्वास, रिलीजन या फेथ लिख लीजिएगा, फेथ या रिलीजन लिख लीजिएगा। या रिलीजन लिख लीजिएगा। एंड वर्शिप, उपासना, जिसको हिंदी बोलते हैं उपासना, वर्शिप। ठीक है, आगे लिखिए, दीज फ्रीडम्स आर या दीज लिबर्टीज आर नॉट एब्सोल्यूट। देखिए, मैं आपको ये टर्म समझा रहा हूं, क्यों समझाता हूं मैं आपको, क्योंकि आप जब ये सब चीजें नहीं समझेंगे ना, यूपीएससी के प्रश्न आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई ऐसे का टॉपिक या आपके एथिक्स समझ जाता है, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव व्यवहार में कुछ भी विशुद्ध नहीं है, अगर ऐसा कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है ना, ह्यूमन बिहेवियर में 100% जैसी चीज कुछ नहीं होती है। समझते हैं इसको ना? जैसे स्वप्निल ले लेते हैं और नरगिस ले लेते हैं, ठीक है ना? ये कहा जाता है कि नरगिस जो है बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, बहुत गुस्सैल है, बहुत क्रूएल है, एक तरीके से कहना चाहिए, है ना? और ये जो है बहुत ज्यादा पोलाइट है, बहुत विनम्र आदमी है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नरगिस 100% गुस्सैल है और स्वप्निल 100% पोलाइट है या विनम्र है। इसका मतलब तो यही हुआ? नहीं, ये मतलब नहीं हुआ। क्यों? अब ये बताइए आप कि स्वप्निल गुस्सा होंगे या फिर विनम्र होंगे, तो गुस्सा होने की कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होंगे, गुस्सा मतलब विनम्र होंगे। मतलब अगर इसको हम ये कहते हैं 100% की बात करें, तो स्वप्निल जो है ज्यादा विनम्र है। इसका मतलब ये हो सकता है 60 या 70% ये क्या होंगे? विनम्र होंगे। ठीक, अब उनके सामने खड़े होकर गाली दीजिए, बदतमीजी कीजिए, थोड़ा देर चुप रहेंगे, थोड़ा देर चुप रहेंगे, आज चुप रहेंगे, कल चुप रहेंगे, परसों उनको गुस्सा तो आएगा ना भाई। इसका मतलब अगर हम ये कहते हैं कि 100% विनम्र है, इसका मतलब किसी कंडीशन में इनको गुस्सा आता ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं है ना पॉसिबल। इसका मतलब ये हो सकता है, ये 80% भी गुस्सा हो सकते हैं 100 में से, लेकिन 20% ये क्या होंगे? विनम्र होंगे। या 80% विनम्र है तो 20% ही सही, लेकिन ये क्या होंगे? गुस्सा भी आएगा इनको। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसी तरीके से अगर ये 100% गुस्से की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनको प्यार नाम की चीज इनके अंदर है ही नहीं, विनम्रता नाम की चीज है ही नहीं, सिर्फ गुस्सा, बस किसी को देखे मारना शुरू कर दिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट का मतलब 100%। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो मानव के जीवन में, मानव के व्यवहार में कोई भी चीज होती है तो इन बिटवीन होता है 0 और 100 के। ये बाइपोलर हो ही नहीं सकता, ना वो 0% हो सकता है और ना ही 100% हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छे समझ में आ रही है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को बोलते हैं कि ये गलत है और किसी को बोलते हैं सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गलत अगर ये बोल रहे हैं, जजमेंटल होके बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी नजर में 100% गलत। कोई सही है जिसको आप पसंद करते हैं, इसका मतलब होता है ना दीवानगी तो जानते ही होंगे आप लोग। अगर दीवाने हो गए तो इसका मतलब सारी बातें, चाहे जितनी बुरी बातें, उसकी बातें अच्छी लगने लगती है। हर बात बहुत अच्छी लगती है। सही बात है कि नहीं? और जो आपके नजर में बुरा हो गया है, आपका कहीं दिल टूट गया अगर, तो फिर क्या होता है कि वो फिर 100% बुरा हो जाता है, जबकि दोनों ही बात गलत है ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को कहते हैं 100% सही है या फिर किसी को कहते हैं 100% गलत है, दोनों ही बातें गलत है ना? आप कभी दावा नहीं कर सकते मैं एकदम बिल्कुल सत्यवादी हूं, एकदम सच्चा इंसान हूं, बहुत अच्छा इंसान हूं। नहीं, आप में एविल भी होगा, शैतान भी होगा, है ना? कम ज्यादा होगा, बस इतनी सी बात है। तो आप अपने आप को बिल्कुल अच्छा तो नहीं कह सकते ना। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, लिखने में, बोलने में,
विशुद्ध या बिल्कुल ऐसी बातें आपको नहीं इस्तेमाल करना है। क्या समझे आप? आपके बोलने से ही आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। इसीलिए इंटरव्यू बोर्ड आपसे बुलवाता रहता है और आप बोलते रहते हैं और बोलने में क्या क्या गलतियां कर जाते हैं। अगर ये समझदारी आपके पास नहीं है तो आप बड़ी बड़ी गलतियां करके आएंगे आप। सही बात है कि नहीं? समझ में आई बात है ना? तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट ना, एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब समझ में आया आपको कि नहीं? आ गया? अब कभी भी बिल्कुल 100% ये सब दावा आप नहीं करेंगे। यू हैव नॉट टू क्लेम एनी टाइम, है ना? कभी भी नहीं करना है आपको। ठीक है, आप सही हो सकते हैं लेकिन 100% नहीं हो सकते। ठीक, अभी मैं इसको ना साधन साध्य पूरा एकदम साइकिल में आपको समझाऊंगा तो वो सब चीजें आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी। कई सारे यूपीएससी के आपको ऐसे क्वेश्चन सब दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी उस क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे आप। ठीक है, टाइम तो हो गया है। चलिए हम लोग यहाँ तक दीज फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट मतलब समझ गया ना? हम लोग कल इसको फिर आगे बढ़ा के चलेंगे। समझाना है ना, चूंकि इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं आपको ना, आपको कल इसको समझाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी पर्सनालिटी की चीज है, इसीलिए थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है ना। चलिए।